कि प्रकृति ने हर जीवित प्राणी को आहार का स्रोत दिया है, लेकिन उसे पाने के लिए हर प्राणी को मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि बदले में कुछ दिए बिना कुछ पाने की कोशिश करने की आदत को प्रकृति हतोत्साहित करती है। हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ इंसानों ने यह आदत डाल ली है। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत के लाभ निश्चित है और आसानी से समझे जा सकते हैं। हम इनमें से कुछ लाभों की जांच करेंगे ताकि हमें इस बात पर यकीन हो जाए। इस आदत से व्यक्ति उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जो उसे आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति दूसरों के लिए अपरिहार्य बन जाता है और इस वजह से उसे अपनी सेवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है। इससे मानसिक विकास होता है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। इससे कई क्षेत्रों में निपुणता बढ़ती है जो आमदनी की क्षमता बढ़ाती है। इससे व्यक्ति की नौकरी सुरक्षित रहती है। कम नौकरियों के वर्तमान दौर में भी इस आदत की बदौलत व्यक्ति इतनी अच्छी स्थिति में रहता है कि वह सर्वश्रेष्ठ पदों में से अपना मनपसंद पद चुन सकता है। इससे व्यक्ति लोगों की नज़रों में रहता है, जिससे उसे लाभ होता है। चूंकि ज्यादातर लोगों में यह आदत नहीं होती है, इसलिए इस आदत वाला व्यक्ति सबका ध्यान आकर्षित करता है। इससे सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित होता है जो स्थायी सफलता के लिए अनिवार्य है। इससे तीक्ष्ण कल्पनाशीलता मिलती है, क्योंकि इस आदत वाला व्यक्ति हमेशा सेवा करने के नए और बेहतरीन तरीके खोजता रहता है। इससे पहल करने का महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है। इससे आत्मनिर्भरता और साहस में वृद्धि होती है। इसकी वजह से व्यक्ति की अखंडता में दूसरों का विश्वास बढ़ता है। इससे टालमटोल की विनाशकारी आदत खत्म होती है। इस आदत वाले व्यक्ति के लक्ष्य निश्चित होते हैं और वह लक्ष्यहीनता की आम आदत से बच जाता है। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डालने का एक और बड़ा कारण भी है। यह ज्यादा पारिश्रमिक की मांग करने का एकमात्र तार्किक कारण प्रदान करती है। अगर कोई कर्मचारी उतनी ही सेवा करता है जितना उसे वेतन मिलता है, तो स्पष्ट रूप से उसे उसका पूरा मुआवजा मिल रहा है। कर्मचारी को इतना काम तो करना ही होगा ताकि उसकी नौकरी बची रहे या उसकी आमदनी बनी रहे, भले ही उसे किसी भी तरह कमाया जाए। लेकिन जब कर्मचारी तनख्वाह की तुलना में ज्यादा सेवा करता है तो इससे सद्भाव तो बढ़ता ही है, साथ ही उसके पास ज्यादा तनख्वाह या बेहतर पद या दोनों की ही मांग करने का तार्किक कारण होता है। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह उस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का हिस्सा है जिसकी अनुशंसा करते हुए कार्नेगी कहते हैं कि दौलत चाहने वाले हर व्यक्ति को इन सिद्धांतों की आदत डाल लेना चाहिए। अब हम यह विचार करते हैं कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की यह आदत बाहरी दौलतों से किस तरह जुड़ी है। सबसे पहली बात, यह आदत बाहरी दौलतों में से सबसे महत्वपूर्ण दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नजरिए के विकास से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जब कोई अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है और दूसरों की उपयोगी सेवा करके आत्म अभिव्यक्ति की सकारात्मक कला सीख लेता है, तो इससे यह पता चलता है कि उसने सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित कर लिया है। सकारात्मक मानसिक नजरिया विचारों का सही तंत्र प्रदान करता है। बाकी 11 दौलतें इस तंत्र में उतने ही स्वाभाविक रूप से ढल जाती है जिस तरह से दिन के बाद रात आती है। इस सत्य को पहचानने के बाद आप समझ जाएंगे कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत के इतने ज्यादा फायदे क्यों हैं और वे भौतिक संपत्ति के संग्रह से आगे तक क्यों जाते हैं। आप यह भी समझ जाएंगे कि इस सिद्धांत को कार्नेगी की सफलता की फिलॉसफी में पहले स्थान पर क्यों रखा गया है। अब हम यह कहना चाहते हैं कि जितना पारिश्रमिक मिल रहा हो उससे ज्यादा और बेहतर सेवा देने वाली बात विरोधाभासी है, क्योंकि यह असंभव है कि कोई अधिक सेवा करे और उसे उसका उचित पारिश्रमिक न मिले। यह पारिश्रमिक कई रूपों में मिल सकता है और कई स्रोतों से मिल सकता है, जिनमें से कुछ अजीब और अप्रत्याशित होंगे। पारिश्रमिक चाहे जहां से मिले, लेकिन यह बात तय है कि पारिश्रमिक जरूर मिलेगा। जो कर्मचारी 1 मील ज्यादा आगे तक जाकर सेवा करता है, हो सकता है उसका बॉस हमेशा उसे समुचित पारिश्रमिक न दे। बहरहाल इसकी वजह से उसके सामने प्रगति के कई अवसर आएंगे, जिनमें अन्य कंपनियों से अधिक तनख्वाह के प्रस्ताव मिलना शामिल है। इस तरह उसे इस आदत का अप्रत्यक्ष पारिश्रमिक मिलेगा।
राल्फ वाल्डो इमर्सन के दिमाग में यही सच्चाई थी जब उन्होंने 1841 में लिखे अपने निबंध में यह कहा था, अगर आप एहसान फरामोश मालिक की सेवा करते हैं तो उसकी और ज्यादा सेवा करें। ईश्वर को अपना कर्जदार बना दें। हर काम का पारिश्रमिक मिलेगा। जितनी ज्यादा देर तक पारिश्रमिक रोका जाएगा आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके पारिश्रमिक की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होगी। एक बार फिर हम विरोधाभासी दिखने वाले संदर्भ में बात करते हैं। यह याद रखें कि अगर श्रम करने के बदले में कोई प्रत्यक्ष या तात्कालिक आर्थिक पारिश्रमिक नहीं मिले तो यह सबसे लाभकारी स्थिति है। याद रखें, तनख्वाह पर काम करने वाले लोगों को पारिश्रमिक दो रूपों में मिलता है। एक पारिश्रमिक तो धन के माध्यम से होता है और दूसरा पारिश्रमिक अनुभव से मिली योग्यता है। यह दूसरा पारिश्रमिक अक्सर आर्थिक लाभ से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि योग्यता और अनुभव कर्मचारी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, जिनकी बदौलत उसे प्रमोशन मिलता है, उसकी तनख्वाह बढ़ती है और उसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चाहे बॉस कितना ही स्वार्थी या लोभी हो, वह किसी कर्मचारी को अनुभव की इस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। जैसा इमर्सन ने कहा था, यह चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिद्धांत है। इसी संपत्ति की बदौलत चार्ल्स एम श्वाब मजदूर के रूप में छोटी शुरुआत करने के बाद एक एक करके तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए और अपनी कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। इसी संपत्ति ने श्वाब को उनकी तनख्वाह का 10 गुना बोनस दिलाया। श्वाब को $10 लाख का बोनस इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। हमें याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिस पर उसका पूरा नियंत्रण था, और अगर उन्होंने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत नहीं डाली होती तो यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। यहां पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यक्ति 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है, वह अपनी सेवाओं के खरीदार को उचित लाभ देने के लिए 2 तरीके से मजबूर करता है। एक तो न्याय के सिद्धांत के कारण और दूसरा इस डर से कि कहीं इतना मूल्यवान कर्मचारी चला न जाए। और हम यह भी समझ सकते हैं कि उस महान औद्योगिक लीडर के मन में क्या रहा होगा जिन्होंने यह कहा था, 40 घंटे प्रति सप्ताह न्यूनतम काम करने के नियम में मेरी रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो यह पता लगाने में है कि मैं एक दिन में 40 घंटे काम कैसे कर सकता हूं। इसी व्यक्ति ने कहा था, अगर मुझे विवश किया जाए कि सफलता के इन 17 सिद्धांतों में से किसी एक को चुनूं और अपनी सफलता को दांव पर लगाने का जोखिम लूं, तो मैं 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर बेझिझक अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। बहरहाल सौभाग्य से उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि व्यक्तिगत सफलता के ये 17 सिद्धांत किसी जंजीर की कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ मिलकर ये प्रबल शक्ति का माध्यम बन जाते हैं। इन सिद्धांतों में से किसी एक को भी हटाने से शक्ति कम हो जाएगी, जिस तरह एक कड़ी को हटाने से जंजीर कमजोर हो जाती है। इनमें से हर सिद्धांत मस्तिष्क के किसी निश्चित और सकारात्मक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। विचार की शक्ति से उत्पन्न हर परिस्थिति में इन सिद्धांतों का आपसी तालमेल आवश्यक होता है। ये 17 सिद्धांत अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों की तरह है, जिनके तालमेल से इंसान किसी भी तरह के विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। वर्णमाला के अकेले अक्षरों का बहुत कम अर्थ होता है या जरा भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं तो वे मस्तिष्क में आने वाले किसी भी विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ये 17 सिद्धांत व्यक्तिगत सफलता की वर्णमाला है। इनके माध्यम से सभी गुण अपने सर्वोच्च और सबसे लाभकारी रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। वे ऐसे सिद्धांत उपलब्ध कराते हैं जिनसे व्यक्ति अमीरी की महान चाबी हासिल कर सकता है। कोई भी बिना किसी कारण के कोई काम नहीं करता है। आइए देखें कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डालने वाले कुछ लोगों को कैसे परिणाम मिले। यह भी देखें कि क्या उनको मिलने वाले परिणाम इस बात को उचित ठहराते हैं कि हमें भी यह आदत डाल लेना चाहिए। आइए उन लोगों के उदाहरण देखें जिन्होंने इस आदत को अपने जीवन में उतार कर लाभ पाया। कुछ साल पहले की बात है। पिट्सबर्ग के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बुजुर्ग महिला इधर उधर टहल रही थी। साफ दिख रहा था कि वह समय काट रही है। वह कई काउंटरों से होकर गुजरी, लेकिन किसी सेल्समैन ने उस पर गौर नहीं किया।
सबने यह समझ लिया था कि वह अपना समय व्यतीत कर रही है और वह कुछ नहीं खरीदेगी। इसलिए जब भी वह किसी काउंटर के पास जाती थी तो वहां खड़ा सेल्समैन दूसरी तरफ देखने लगता था। आखिरकार वह महिला एक युवा सेल्समैन के काउंटर पर पहुंची। सेल्समैन ने उस महिला से विनम्रता से पूछा कि वह उसकी क्या सेवा कर सकता है। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस समय काट रही हूं। मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूं ताकि मैं उसके बाद घर जा सकूं। ठीक है मैडम, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी बाहर निकाल दूं? और फिर महिला के जवाब का इंतजार किए बिना वह कुर्सी ले आया। जब बारिश रुक गई तो वह युवक उस बुजुर्ग महिला का हाथ थामकर उसे सड़क तक ले आया और उसे अलविदा भी कहा। चलते चलते महिला ने उस युवक से उसका कार्ड मांग लिया। कुछ महीने बाद स्टोर के मालिक को एक पत्र मिला। उस पत्र में यह कहा गया था कि स्कॉटलैंड में एक बड़े घर की सजावट के लिए सामान चाहिए, इसलिए उस युवक को सामान का ऑर्डर लेने के लिए स्कॉटलैंड भेजा जाए। स्टोर के मालिक ने पत्र के जवाब में लिखा कि वह युवक घर की साज सज्जा वाले विभाग में काम नहीं करता है। इसके बाद उसने यह भी लिखा कि इस काम के लिए किसी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को भेजने में उसे खुशी होगी। तत्काल जवाब आया कि उस खास युवक को छोड़कर किसी और को न भेजा जाए। उन पत्रों पर एंड्रयू कार्नेगी के दस्तखत थे और जिस घर को वे सजाना चाहते थे वह स्कॉटलैंड का स्कीबो महल था। वह बुजुर्ग महिला और कोई नहीं, कार्नेगी की मां थी। उस युवक को स्कॉटलैंड भेजा गया। उसे कई लाख डॉलर के सजावटी सामान का ऑर्डर मिला और साथ ही स्टोर की हिस्सेदारी भी। बाद में वह स्टोर का आधा मालिक बन गया। कुछ साल पहले द गोल्डन रूल मैगजीन के संपादक को डेवनपोर्ट आयोवा में पामर स्कूल में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वे अपनी सामान्य फीस यानी $100 और यात्रा खर्च के बदले में वहां भाषण देने के लिए तैयार हो गए। स्कूल में खाली समय के दौरान संपादक को अपनी मैगजीन के कुछ लेखों के लिए बहुत बढ़िया सामग्री मिल गई। भाषण देने के बाद जब संपादक शिकागो लौटने की तैयारी करने लगे तो स्कूल वालों ने उनसे यात्रा के हुए खर्च का विवरण मांगा ताकि उन्हें चेक दिया जा सके। उन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे न तो अपने भाषण की फीस लेंगे न ही यात्रा का खर्चा लेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी मैगजीन के लिए उन्हें यहाँ बहुत सी सामग्री मिल गई है, जो पर्याप्त भुगतान था। चेक लिए बिना ही उन्होंने शिकागो की ट्रेन पकड़ी और चलते समय वे सोच रहे थे कि यहाँ आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। अगले सप्ताह डेवनपोर्ट से उनकी मैगजीन के नए ग्राहक बनने के लिए ग्राहक राशि आने लगी। सप्ताह के अंत तक $6000 ग्राहक राशि आई। फिर संपादक को डॉक्टर पामर का पत्र मिला। उस पत्र में उन्होंने बताया कि यह ग्राहक राशि उसके विद्यार्थी भेज रहे थे। सभी विद्यार्थियों को यह पता चल चुका था कि संपादक ने अपने भाषण के बदले में कोई फीस नहीं ली थी, जिसके वे हकदार थे और जिसका उनसे वादा किया गया था। अगले 2 साल में पामर स्कूल के विद्यार्थियों और स्नातकों ने द गोल्डन रूल मैगजीन के लिए $50,000 की ग्राहक राशि भेजी। यह कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन में प्रकाशित किया गया। इसके बाद कई अन्य देशों के लोग भी द गोल्डन रूल मैगजीन के ग्राहक बनने लगे। इस तरह फीस लिए बिना $100 की सेवा देकर संपादक ने बढ़ते लाभ के नियम को प्रेरित कर दिया। इसकी बदौलत उन्हें अपने निवेश से 500 गुना ज्यादा फायदा हुआ। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत कोई काल्पनिक बात या मनगढ़ंत सपना नहीं है। इससे फायदा होता है और बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आदत भूलती नहीं है। अन्य निवेशों की तरह ही 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत अक्सर जिंदगी भर लाभ पहुंचाती है। आइए हम देखें कि 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के अवसर को नजरअंदाज करने के क्या परिणाम हुए। न्यूयॉर्क स्थित एक कार शोरूम में बारिश भरी दोपहर को कार बेचने वाला सेल्समैन अपनी डेस्क पर बैठा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक आदमी तेजी से छड़ी लहराता हुआ अंदर आया। सेल्समैन दोपहर का अखबार पढ़ रहा था। आने वाले पर एक उड़ती निगाह डालने से वह तत्काल इस नतीजे पर पहुंचा कि ग्राहक की रुचि शायद विंडो शॉपिंग करने में है, इसलिए उस पर अपना कीमती समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह अखबार पढ़ता रहा और उसने अपनी कुर्सी से उठने का कष्ट भी नहीं किया। छड़ी वाला व्यक्ति शोरूम में कभी एक कार को तो कभी दूसरी कार को देखता रहा। आखिरकार वह सेल्समैन के पास आया
और उसने अपनी छड़ी लहराते हुए वहां खड़ी तीनों कारों की कीमत पूछी। अपने अखबार से नजरें हटाए बिना सेल्समैन ने तीनों की कीमत बता दी और अखबार पढ़ता रहा। छड़ी वाला व्यक्ति एक बार फिर उन तीनों कारों के पास गया। उनके टायरों पर ठोकर मारकर उनकी जांच करने के बाद वह अखबार पढ़ने में व्यस्त सेल्समैन के पास आया और उसने बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह लूं या वह लूं या सबसे दूर वाली लूं या इन तीनों को ही खरीद लूं। अखबार पढ़ रहे सेल्समैन ने समझदारी भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान डाली, जैसे कह रहा हो, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। फिर छड़ी वाला व्यक्ति बोला, अच्छा, मुझे लगता है मैं एक ही कार खरीद लूं। पीले पहियों वाली वह कार कल मेरे घर भिजवा देना। और आपने मुझे इसकी क्या कीमत बताई थी? उसने अपनी चेकबुक निकालकर चेक काटा और सेल्समैन को चेक थमाकर बाहर चला गया। जब सेल्समैन ने चेक पर लिखा नाम पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। जिस आदमी ने चेक काटा था वे हैरी पेन विटनी थे और सेल्समैन जानता था कि अगर उसने अपनी कुर्सी से उठने की जहमत की होती तो वह बिना कोशिश किए तीनों कारें बेच सकता था। अपनी क्षमता के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ सेवा न करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कई लोग बहुत देर हो जाने के बाद समझ पाते हैं। व्यक्तिगत पहल करने का अधिकार उस व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है जो इसका इस्तेमाल करने के प्रति बहुत उदासीन या आलसी होता है। इस श्रेणी में बहुत से लोग आते हैं जो कभी यह जान ही नहीं पाते हैं कि वे दौलत का संग्रह क्यों नहीं कर पाते। 40 साल से भी पहले की बात है। एक हार्डवेयर स्टोर में एक युवा सेल्समैन ने देखा कि स्टोर में बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी है जो बिक नहीं रही है। अपने खाली समय में उसने स्टोर के बीच में एक अलग टेबल लगा दी। इस टेबल पर उसने पुराना कुछ सामान रख दिया और हर सामान पर एक सिक्के की कीमत का टैग लगा दिया। उसे और स्टोर के मालिक को यह देखकर हैरानी हुई कि सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। इस अनुभव से F.W. वुडवर्थ 5 and 10 सेंट चेन स्टोर सिस्टम विकसित हुआ। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने का यह विचार अचानक जिसे सूझा था वह युवक और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक डब्ल्यू वुडवर्थ थे। इस विचार से उन्हें $5 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस विचार ने कई अन्य लोगों को भी अमीर बनाया। इसी विचार की बदौलत आज अमेरिका की बहुत सी कंपनियां चल रही है। किसी ने भी युवा वुडवर्थ को पहल करने को नहीं कहा था। किसी ने भी ऐसा करने के लिए उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया था। बहरहाल इस काम में उन्होंने बढ़ते हुए लाभ के नियम को सक्रिय कर दिया और आगे चलकर उन्हें बहुत फायदा हुआ। इस विचार पर अमल करने के बाद लाभ की ऐसी बाढ़ आई कि वे उसमें गले तक डूब गए। लाभ से ज्यादा काम करने की आदत में ऐसा कुछ है जिससे इंसान को हमेशा लाभ होता है, चाहे वह जाग रहा हो या सो रहा हो। जब यह सिद्धांत काम करना शुरू करता है तो दौलत का महल इतनी तेजी से खड़ा होता है कि यह जादू की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अलादीन का चिराग घिस दिया हो और जिन सोने के थैले लादकर चला आ रहा हो। लगभग 30 साल पहले एक अखबार के युवा रिपोर्टर को एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया ताकि औद्योगिक जगत में उनके अद्भुत योगदान के बारे में लेख लिखा जा सके। इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने उसे यह संकेत दिया कि अगर उसमें 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की भविष्य दृष्टि हो, अगर वह 20 साल तक बिना किसी लाभ के अलाभकारी मेहनत करना चाहता हो तो वह एक ऐसा काम कर सकता है जिससे वह स्टील किंग से भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। रिपोर्टर ने उस चुनौती को स्वीकार किया और काम में जुट गया। 20 साल की अलाभकारी मेहनत के बाद रिपोर्टर ने एंड्रयू कार्नेगी से सीखे हुए अमीर बनने के तरीके दुनिया के सामने रखे। इसके साथ ही उसने 500 अन्य सफल लोगों से सीखे गए तरीके भी दुनिया के सामने रखे। इन सभी सफल लोगों ने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की छोटी सी आदत से इतनी सारी दौलत इकट्ठी की थी। आज यह जानकारी पुस्तक के रूप में दुनिया के हर अंग्रेजी भाषी देश में पहुंच चुकी है। यह लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर रही है जो अपनी पहल शक्ति का प्रयोग करके सफल होने का रहस्य सीखना चाहते हैं। इसका बहुत सी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। यह फिलॉसफी उन लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है जो लाभ से ज्यादा मेहनत करने से नहीं कतराते हैं और जो खुद को मिले अवसर को अमीरी में बदलना चाहते हैं। आज अखबार के इस पूर्व रिपोर्टर को अपनी 20 साल की अलाभकारी मेहनत के बदले में
जो पारिश्रमिक मिल रहा है वह उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। उसने जो दौलतें कमाई है उनमें सबसे बड़ी है मानसिक शांति, दुनिया भर में फैले अनमोल मित्र और स्थायी सुख जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो अपना प्रिय काम करता है और उसे करने में व्यस्त रहता है। लगभग 30 साल पहले चार्ल्स एम श्वाब की प्राइवेट रेल रोड कार पेंसिल्वेनिया के उनके स्टील कारखाने में पहुंची। सुबह काफी ठंड थी और चारों तरफ पाला पड़ा था। श्वाब जब डिब्बे से उतरे तो एक युवक ने उनका स्वागत किया। वह युवक हाथ में स्टेनोग्राफर की नोटबुक थामे था। उसने श्वाब को बताया कि वह स्टील कंपनी के जर्नल ऑफिस में स्टेनोग्राफर है और यह देखने आया है कि कहीं श्वाब को उनकी जरूरत तो नहीं है। शायद वे कोई पत्र लिखवाना चाहते हो या टेलीग्राम भिजवाना चाहते हो। श्वाब ने उससे पूछा, तुम्हें मेरा स्वागत करने को किसने कहा? युवक ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, मैंने आपके आने का टेलीग्राम देखा था, इसलिए मैं खुद ही आ गया। मैं आशा कर रहा था कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपके किसी काम आ सकूं। इस बारे में सोचें, वह वहां इसलिए आया था ताकि वह सेवा कर सके, किसी काम आ सके। वह एक ऐसा काम करना चाहता था जिसके बदले में उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलने वाला था और किसी ने उसे यह काम करने को भी नहीं कहा था। वह अपनी पहल पर खुद वहां आया था। श्वाब ने उसके स्वभाव के लिए उसे विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा कि इस समय उसे स्टेनोग्राफर की सेवाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने उस युवक का नाम अपनी डायरी में लिख लिया और उसे वापस भेज दिया। उस रात जब श्वाब की प्राइवेट कार न्यूयॉर्क लौटने लगी और उसे नाइट ट्रेन से जोड़ा गया तो उसमें युवा स्टेनोग्राफर भी बैठा था। श्वाब के आग्रह पर उसे न्यूयॉर्क में उनका सहयोगी बना दिया गया। उस युवक का नाम विलियम्स था। वह कई साल तक श्वाब की सेवा में रहा, जिस दौरान उसे बिना मांगे एक के बाद एक कई प्रमोशन मिले। यह अजीब बात है कि जो लोग 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत अपना लेते हैं, अवसर उनका पीछा करते हैं। ऐसा निश्चित रूप से होता है। आखिरकार युवा विलियम के सामने एक ऐसा अवसर आया जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे अमेरिका की एक बड़ी दवा कंपनी का प्रेसिडेंट और बड़ा शेयर होल्डर बना दिया गया। इस पद पर आने के बाद उसे इतनी आमदनी होने लगी जो उसकी जरूरतों से बहुत ज्यादा थी। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह आदत अपनाने से कितना फायदा हो सकता है। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत से सिर्फ कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होता है, इससे मालिकों को भी फायदा होता है, जैसा हमारे एक परिचित उद्योगपति ने कृतज्ञतापूर्वक बताया है। उनका नाम आर्थर नैश था। वे मर्चेंट टेलरिंग के व्यवसाय में थे। कुछ साल पहले उनका बिजनेस दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया था, प्रथम विश्व युद्ध और बाकी परिस्थितियों की वजह से, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। उनका बिजनेस बर्बादी की कगार पर खड़ा था। उनकी एक गंभीर चिंता यह थी कि उन्हें देखकर उनके कर्मचारी भी पराजयवाद की भावना के शिकार हो गए थे। कर्मचारी धीमा काम करते थे और झल्लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई थी। वे जानते थे कि अगर उन्हें कंपनी को डूबने से बचाना है तो उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। बौखलाहट में उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर सारी स्थिति बताई। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उन्होंने द गोल्डन रूल मैगजीन के बारे में एक लेख पढ़ा था, जिसमें यह बताया गया था कि इसके संपादक ने 1 मील ज्यादा आगे तक जाकर सेवा की और उसके बदले में पारिश्रमिक नहीं लिया। फलस्वरूप उसे मैगजीन के लिए $6000 से ज्यादा की ग्राहक राशि का पुरस्कार मिला। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर कंपनी के सभी कर्मचारी इसी भावना से काम करें और 1 मील ज्यादा आगे तक जाकर काम करें तो वे कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया कि अगर वे इस प्रयोग में उनका साथ दें तो वे कंपनी की हालत सुधारने की कोशिश करेंगे। शर्त सिर्फ यह है कि हर कर्मचारी तनख्वाह के बारे में भूल जाएगा, काम करने के घंटों के बारे में भूल जाएगा, अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, पूरे दिल से काम करेगा और काम के बदले में तनख्वाह न मिलने का जोखिम लेगा। अगर बिजनेस इतना सफल हो गया कि कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सके तो न सिर्फ उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी बल्कि साथ में अच्छा बोनस भी मिलेगा। कर्मचारियों को यह विचार पसंद आया और वे इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उनमें से कुछ तो अपनी जमा पूंजी भी लेकर आए, जो उन्होंने स्वेच्छा से नैश को उधार दे दी।
हर कर्मचारी एक नई भावना और उत्साह के साथ काम में जुट गया। कुछ समय बाद बिजनेस में नए जीवन के चिन्ह नजर आने लगे। बहुत जल्दी ही कंपनी को बहुत फायदा होने लगा और कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लगी। कंपनी को इतना फायदा होने लगा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। 10 साल बाद इस बिजनेस से नैश अमीर बन गए, कर्मचारी भी पहले से ज्यादा अमीर बन गए और हर व्यक्ति खुश था। आर्थर नैश अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी कंपनी आज भी चल रही है और अमेरिका की बहुत सफल मर्चेंट टेलरिंग कंपनी है। जब नैश ने कंपनी की बागडोर छोड़ी तो उसे कर्मचारियों ने थाम लिया। उनमें से किसी से पूछकर देखें कि वह 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के बारे में क्या सोचता है और आपको जवाब मिल जाएगा। इतना ही नहीं, नैश के किसी सेल्समैन से कहीं भी चर्चा करते समय आप उसके उत्साह और आत्मनिर्भरता को गौर से देखें। जब यह 1 मील आगे तक जाने की प्रेरणा किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जगह बना लेती है तो वह पूरी तरह बदल जाता है। चूंकि वह बदल चुका है, इसलिए दुनिया के प्रति उसका नजरिया भी बदल जाता है और वह अलग दिखने लगता है। यहां मैं आपको 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत के बारे में यह महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आप मिलने वाले पारिश्रमिक से ज्यादा काम करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उस पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इस आदत से सबसे ज्यादा लाभ उसे नहीं मिलता है जिसकी सेवा की जाती है। सबसे ज्यादा लाभ तो सेवा करने वाले को मिलता है। यह लाभ बदले हुए मानसिक नजरिए के रूप में मिलता है, जिससे वह ज्यादा प्रभावशाली, स्वावलंबी और उत्साही बन जाता है। उसमें भविष्य दृष्टि, पहल शक्ति और निश्चित लक्ष्य के गुण भी विकसित होते हैं जो उसे सफलता दिलाते हैं। इमर्सन ने कहा था, काम को कर दो और आपको शक्ति मिलेगी। हाँ, शक्ति। दुनिया में इंसान शक्ति के बिना क्या कर सकता है, लेकिन यह शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रति लोग आकर्षित हों, न कि दूर भागें। यह शक्ति बढ़ते लाभ के नियम से बढ़ना चाहिए ताकि व्यक्ति को अपने काम के कई गुना परिणाम मिलें। आप में से जो लोग तनख्वाह पर काम करते हैं उन्हें इस बोने और काटने के नियम के बारे में ज्यादा सीखना चाहिए। फिर आप समझ जाएंगे कि कोई इंसान कम सेवा के बीज बोकर पूरी तनख्वाह की फसल हमेशा नहीं काट सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब खराब काम वाले दिन के एवज में पूरे दिन की तनख्वाह पाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और आप में से जो लोग नौकरी पेशा नहीं है लेकिन चाहते हैं कि जिंदगी में आपके पास बेहतर चीजें हों और ज्यादा हों, हम आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं। आप समझदार क्यों नहीं बनते हैं और अपनी चाही गई चीजों को आसान तथा निश्चित तरीके से पाना शुरू क्यों नहीं करते हैं। हाँ, खुद को ऊपर उठाने का एक आसान और निश्चित तरीका है। इस तरीके पर चलकर इंसान अपनी हर मनचाही चीज पा सकता है। जो 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है वह यह रहस्य जान लेता है। इंसान किसी और तरीके से यह रहस्य नहीं जान पाता है क्योंकि यह उस अतिरिक्त आखिरी मील में छुपा होता है। इंद्रधनुष के छोर पर स्वर्ण कलश मिलने की कहानी सिर्फ परिकथा नहीं है। उस अतिरिक्त मील के आखिरी छोर पर ही वह जगह है जहां इंद्रधनुष खत्म होता है और वहीं पर स्वर्ण कलश छिपा है। बहुत कम लोग इंद्रधनुष के छोर तक पहुंच पाते हैं। जब व्यक्ति वहां पहुंचता है जहां उसे पहले लगता था कि इंद्रधनुष खत्म हो गया है, तो वह पाता है कि यह अब भी उससे बहुत दूर है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि हम यह नहीं जानते हैं कि इंद्रधनुष का पीछा कैसे किया जाए। इस रहस्य को जानने वाले लोग जानते हैं कि सिर्फ 1 मील ज्यादा आगे तक जाकर ही इंद्रधनुष के छोर तक पहुंचा जा सकता है। 25 साल पहले की एक शाम की बात है। जनरल मोटर्स के संस्थापक विलियम सी ड्यूरा बैंक के कामकाज के घंटों के बाद बैंक में गए। वे वहां पर एक ऐसा काम करवाना चाहते थे जो आमतौर पर बैंकिंग समय में ही किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की वह बैंक का एक अदना सा अधिकारी था जिसका नाम कैरोल डाउन्स था। उसने न सिर्फ ड्यूरा का वह काम कुशलता से किया बल्कि वह 1 मील ज्यादा आगे तक गया और उसने वह काम बहुत शिष्टता के साथ किया। उसने ड्यूरा को यह महसूस कराया कि उनकी सेवा करके उसे सचमुच खुशी हो रही है। यह घटना बहुत छोटी थी और इसका कोई खास महत्व नहीं था। डाउन्स को यह पता नहीं था कि उसके शिष्टाचार के कितने दूरगामी परिणाम होंगे। अगले दिन ड्यूरा ने डाउन्स को अपने ऑफिस में बुलवाया। इस मुलाकात में उन्होंने
उसे अपने यहाँ नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे डाउन्स ने स्वीकार कर लिया। उसे जनरल ऑफिस में एक डेस्क दे दी गई जहां लगभग 100 अन्य लोग काम करते थे। उसे यह जानकारी भी दे दी गई कि ऑफिस का समय सुबह 8:30 से 5:30 तक है और उसे सामान्य तनख्वाह मिलेगी। पहले दिन के अंत में जब छुट्टी की घंटी बजी तो अफरा तफरी मच गई। डाउन्स ने देखा कि हर कर्मचारी फटाफट अपना हैट और कोट उठाकर दरवाजे की तरफ भाग रहा था। डाउन्स चुपचाप बैठकर दूसरों के जाने का इंतजार करने लगा। उनके जाने के बाद भी वह अपनी डेस्क पर बैठा रहा और यह सोचता रहा कि छुट्टी होते ही हर आदमी भागने की इतनी हड़बड़ी में क्यों था। 15 मिनट बाद ड्यूरा ने अपने प्राइवेट ऑफिस का दरवाजा खोला। जब उन्होंने डाउन्स को बैठे पाया तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि ऑफिस का समय 5:30 बजे तक ही है। डाउन्स ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस भगदड़ में फंस जाऊं। फिर उसने पूछा कि क्या वह किसी तरह से ड्यूरा की मदद कर सकता है। ड्यूरा ने उसे एक पेंसिल खोजकर लाने को कहा। डाउन्स पेंसिल लेकर आया, उसे शॉर्पनर से तेज किया और मिस्टर ड्यूरा को थमा दी। ड्यूरा ने उसे धन्यवाद देते हुए गुड नाइट कहा। अगले दिन छुट्टी के वक्त होने वाली भागम भाग के दौरान डाउन्स एक बार फिर अपनी डेस्क पर बैठा रहा। इस बार उसने इंतजार करने का फैसला कर लिया था। कुछ समय बाद ड्यूरा अपने प्राइवेट ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने एक बार फिर डाउन से पूछा कि क्या उसे यह पता नहीं है कि ऑफिस का समय 5:30 पर खत्म हो जाता है। डाउन्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं कि यह दूसरों के जाने का समय है, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि 5:30 पर सबको अनिवार्य रूप से ऑफिस से जाना है। इसलिए मैं इस उम्मीद से यहां बैठा रहता हूं कि मैं आपके किसी काम आ सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। ड्यूरा ने कहा, बड़ी अजीब उम्मीद है, वैसे तुम्हें यह विचार कहां से सूझा। डाउन्स ने कहा, मुझे यह विचार उस दृश्य से सूझा जो मैं हर दिन ऑफिस की ड्यूटी के समय देखता हूं। ड्यूरा ने कोई जवाब बुदबुदाया जिसे डाउन्स ठीक तरीके से नहीं सुन पाया। फिर ड्यूरा अपने ऑफिस में चले गए। उसके बाद डाउन्स हमेशा ऑफिस के बाद अपनी जगह पर तब तक बैठा रहता था जब तक कि ड्यूरा ऑफिस से न चले जाएं। उसे देर तक रुकने के लिए कोई अलग से पारिश्रमिक नहीं मिलता था। किसी ने भी उससे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। किसी ने भी इसके बदले में उसे किसी तरह का लाभ देने का भी वादा नहीं किया था। इन परिस्थितियों में कोई भी यही कहेगा कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा था। कुछ महीने बाद ड्यूरा ने डाउन्स को अपने ऑफिस में बुलवाया। उन्होंने उसे बताया कि उसे दूसरे शहर में एक नए कारखाने में जाना है जिसे हाल ही में खरीदा गया था। उस कारखाने में उसे मशीनें लगवाने के काम की निगरानी करनी थी। कल्पना कीजिए, एक पूर्व बैंक अधिकारी कुछ महीनों में मशीनों का विशेषज्ञ कैसे बन सकता था। कोई बहाना बनाए बिना डाउन्स उस काम के लिए तैयार हो गया। उसने यह नहीं कहा, सर मैं मशीनें लगवाने के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने यह नहीं कहा, यह मेरा काम नहीं है, या मुझे मशीनें लगवाने के लिए तनख्वाह नहीं मिलती है। नहीं, वह सौंपे गए काम को करने गया और उसे अच्छी तरह पूरा किया। यही नहीं, उसने उस काम को सुखद मानसिक नजरिए के साथ किया। 3 महीने बाद काम पूरा हो गया। काम इतनी अच्छी तरह से हुआ था कि ड्यूरा ने डाउन्स को अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलाकर पूछा कि उसने मशीनों के बारे में कहाँ सीखा है। डाउन्स ने जवाब दिया, मैंने कभी कुछ नहीं सीखा सर, मैंने तो सिर्फ ऐसे लोग खोजे जो उस काम को अच्छी तरह से करना जानते थे। मैंने तो बस उन्हें काम पर लगा दिया और सारा काम उन्हीं ने किया है। ड्यूरा ने कहा, बहुत बढ़िया। दुनिया में 2 तरह के लोग बहुमूल्य होते हैं। एक तो वह जो कोई काम अच्छी तरह कर सकता है, इस बात की शिकायत किए बिना कि वह काम कर रहा है। दूसरा वह जो बिना शिकायत के दूसरों से अच्छी तरह काम करवा सकता है। तुम में दोनों तरह के लोगों का समन्वय है। डाउन्स ने प्रशंसा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और बाहर जाने लगा। ड्यूरा ने कहा, जरा ठहरो, मैं तुम्हें यह बताना तो भूल ही गया कि तुम अब उस कारखाने के नए मैनेजर हो जिसमें तुमने मशीनें लगवाई है, और शुरुआत में तुम्हारी तनख्वाह $50,000 प्रति वर्ष होगी। इसके बाद कैरोल डाउन्स 10 साल तक ड्यूरा के साथ रहा और इस दौरान उसे 1 करोड़ से लेकर $1.25 करोड़ के बीच का लाभ हुआ। वह मोटर किंग का अंतरंग सलाहकार बन गया और परिणाम स्वरूप वह अमीर बन गया। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ
प्रमुख समस्या यह है कि हम सफल लोगों को उनकी विजय के क्षण में तोलते हैं। हम यह पता लगाने का कष्ट नहीं करते हैं कि वे किस तरह या क्यों सफल हुए। कैरोल डाउन्स की कहानी में कुछ भी नाटकीय नहीं है। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे सबकी आंखों के सामने हुई थी, लेकिन डाउन्स के सहकर्मियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब डाउन्स को प्रमोशन मिला तब कहीं जाकर उनके साथी कर्मचारियों का ध्यान उसकी तरफ गया। हम यकीन से कह सकते हैं कि उसके कई सहकर्मियों को उससे ईर्ष्या हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि ड्यूरा ने पक्षपात करके उसे लाभ पहुंचाया था। वे सोच रहे होंगे कि डाउन्स की किस्मत अच्छी थी या फिर उसने बॉस पर किसी तरह का प्रभाव डाला होगा। उसके सहकर्मी इसी तरह की बातें कर रहे होंगे जिनका इस्तेमाल असफल लोग अपनी असफलता के बहानों के रूप में करते हैं। अगर साफ कहा जाए तो डाउन्स ने मिस्टर ड्यूरा पर अंदरूनी प्रभाव डाला था। उसने अपनी पहल शक्ति से उस प्रभाव को उत्पन्न किया था। उसने 1 मील ज्यादा आगे तक जाकर यह काम किया था। जब उससे सिर्फ पेंसिल मांगी गई तो उसने पेंसिल को शार्पनर से तेज कर दिया। इसी तरह की छोटी छोटी बातों से वह सफल हुआ था। शाम को 5:30 पर होने वाली भागम भाग खत्म होने के बाद भी वह इस उम्मीद में अपनी जगह पर बैठा रहता था कि वह अपने बॉस की सेवा कर सके और उनकी मदद कर सके। इस तरह से उसने अपने बॉस को प्रभावित किया था। उसका प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि उसने अपनी पहल करने की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने ड्यूरा से यह नहीं पूछा कि मशीनें लगाने के लिए तकनीशियन कैसे या कहां मिल सकते हैं। उसने खुद मशीनें लगाने के लिए विशेषज्ञ खोजे और उनसे काम करवाया। घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि डाउन्स को सिर्फ उसकी पहल शक्ति के कारण ही सफलता मिली। यही नहीं, उसे छोटे छोटे कामों की श्रृंखला के कारण ही सफलता मिली, जिसे अच्छी तरह और सही मानसिक नजरिए के साथ किया गया था। ड्यूरा के ऑफिस में 100 लोग और भी होंगे जो वह काम कर सकते थे जो डाउन्स ने किया था। बहरहाल उनके साथ यह समस्या थी कि वे हर शाम को 5:30 पर बाहर दौड़ लगाकर इंद्रधनुष के सिरे की खोज कर रहे थे। कई साल बाद एक मित्र ने कैरोल डाउन्स से पूछा कि उन्हें ड्यूरा के साथ इतनी सफलता कैसे मिली। डाउन्स ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने यह लक्ष्य बना लिया था कि मैं उनके सामने आता रहूंगा ताकि वे मुझे देख सकें। जब उन्हें किसी छोटे मोटे काम की जरूरत पड़ी और उन्होंने चारों तरफ किसी कर्मचारी की तलाश की तो उन्होंने मुझे ही बुलाया, क्योंकि मैं ही उन्हें सामने दिखा। कुछ समय बाद उन्हें मुझे बुलाने की आदत पड़ गई। तो अब आपको पता चल गया, ड्यूरा को डाउन्स को बुलाने की आदत पड़ गई। यही नहीं, उन्होंने यह भी देखा कि डाउन्स 1 मील आगे तक जाकर जिम्मेदारियां ले सकता है और उन्हें पूरी कर सकता है। बड़े अफसोस की बात है कि सभी अमेरिका वासी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां लेने की भावना से काम नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ज्यादातर अमेरिका वासी अपने दायित्वों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग तो सिर्फ अमेरिका में अवसरों की कमी की शिकायत ही करते रहते हैं। क्या आज अमेरिका में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह दावा कर सकता हो कि कैरोल डाउन्स बेहतर परिस्थिति में होते अगर वे हर शाम 5:30 पर ऑफिस से बाहर चले जाते? अगर डाउन्स को किसी कानून द्वारा विवश किया जाता कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह भागम भाग में शामिल होना है तो क्या होता? अगर वे ऐसा करते तो उन्हें भी अपने काम के लिए सामान्य तनख्वाह मिलती। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। उन्हें इससे ज्यादा क्यों मिलता? उनकी किस्मत उनके हाथ में थी। उनका भाग्य उनके एकमात्र अधिकार के प्रयोग में छिपा था, जो हर अमेरिकी नागरिक का अधिकार होना चाहिए। अपनी पहल शक्ति का अधिकार, जिसके द्वारा उन्होंने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल ली थी। इससे कहानी पूरी समझ में आ जाती है। डाउन्स की सफलता का और कोई रहस्य नहीं है। वे खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। गरीबी से अमीरी तक की उनकी उल्लेखनीय प्रगति की परिस्थितियों से परिचित हर व्यक्ति यह जानता है। पैराग्राफ। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई भी नहीं जानता है। ज्यादातर लोग कैरोल डाउन्स की तरह तरक्की का रास्ता क्यों नहीं खोज पाते हैं? लाभ से ज्यादा काम करने की शक्ति का एहसास इतने कम लोगों को क्यों होता है? दरअसल इसी में हर महान सफलता का बीज छिपा है। यह हर उल्लेखनीय सफलता का रहस्य है। इसके बावजूद इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। ज्यादातर लोग तो इसे एक चतुर चाल मानते हैं जिससे बॉस अपने कर्मचारियों से ज्यादा काम करवा लेते हैं।
फिर उन्होंने कहा, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत के प्रति लोग अक्सर उदासीन होते हैं। यह उदासीनता का भाव एक समझदार व्यक्ति के उदाहरण में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसने एक बार हेनरी फोर्ड से नौकरी मांगी। फोर्ड ने उससे उसके अनुभव, उसकी आदतें और अन्य सामान्य सवाल पूछे, जिनके जवाबों से वे संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने पूछा, आपको अपनी सेवा के बदले में कितनी तनख्वाह चाहिए? इस बात पर वह आदमी बगलें झांकने लगा। इसलिए फोर्ड ने आखिरकार कहा, अच्छा, हम एक काम करते हैं, आप काम करना शुरू कर दें और हमें दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। हम आपका काम देखने के बाद उसके हिसाब से तनख्वाह तय करेंगे। समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं इस समय जहां नौकरी कर रहा हूं, वहां मुझे अपने काम से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। और हमें कोई शक नहीं है कि उसने सच कहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतने सारे लोग जिंदगी में आगे क्यों नहीं निकल पाते हैं। वे जहां हैं वहां उन्हें अपने काम से ज्यादा मिल रहा है। वे यह छोटी सी बात कभी नहीं सीख पाते हैं कि वे ज्यादा और अच्छा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध खत्म होने के ठीक बाद अल्बर्ट हावर्ड ने ए मैसेज टू गार्सिया नामक कहानी लिखी। इस कहानी का सारांश यह है कि राष्ट्रपति विलियम मैकिनली ने रोवन नाम के युवा सैनिक को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। रोवन को अमेरिकी सरकार का संदेश विद्रोही सेनापति गार्सिया तक पहुंचाना था, जिसका पता ठिकाना किसी को भी नहीं मालूम था। युवा सैनिक संदेश लेकर क्यूबा के जंगलों में गया। वहां कई मुश्किलों के बाद उसने गार्सिया को खोजकर उसे संदेश दे दिया। कहानी बस इतनी सी है। एक सैनिक को एक कठिन काम सौंपा गया और उसने बहाना बनाए बिना उस काम को पूरा कर दिया। इस कहानी ने लोगों के दिल को छू लिया। यह दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। किसी इंसान ने सौंपे गए मुश्किल काम को अच्छी तरह से किया। यह सामान्य सी बात बहुत महत्वपूर्ण खबर बन गई। ए मैसेज टू गार्सिया को बुकलेट के आकार में छापा गया और इसकी बिक्री आसमान छूने लगी। कुल मिलाकर इस पुस्तक की 1 करोड़ प्रतियां बिकी। इस एक कहानी की बदौलत अल्बर्ट हावर्ड लोकप्रिय बन गए और यह कहने की जरूरत नहीं है कि अमीर भी बन गए। इस कहानी का अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में भी हुआ। जापानी सरकार ने जापान रूस युद्ध के दौरान अपने हर सैनिक को यह कहानी पढ़ने को दी। पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी ने इसकी प्रतियां अपने हजारों कर्मचारियों को दी। अमेरिका की बड़ी बड़ी जीवन बीमा कंपनियों ने इस कहानी की प्रतियां अपने सेल्समैनों को बांटी। 1915 में अल्बर्ट हावर्ड की लुसिटेनिया की दुर्घटनाशाली यात्रा में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी ए मैसेज टू गार्सिया अमेरिका की बेस्ट सेलर पुस्तक बनी रही। यह कहानी इतनी लोकप्रिय इसलिए थी क्योंकि इसमें उस जादुई शक्ति का उल्लेख किया गया था जो उस व्यक्ति के पास होती है जो किसी काम को अच्छी तरह से पूरा करता है। पूरी दुनिया इस तरह के लोगों को पुकार रही है। जिंदगी के हर क्षेत्र में उनकी जरूरत है। अमेरिकी उद्योग में हमेशा ऐसे लोगों को सिंहासन पर बैठाया जाता है जो जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से सफल होते हैं, जिनमें 1 मील आगे तक जाने की आदत होती है, जिनमें सही मानसिक नजरिए से काम को पूरा करने की आदत होती है। एंड्रयू कार्नेगी ने कम से कम 40 ऐसे लोगों को मजदूरों की निचली पंक्ति से ऊपर उठाकर लखपति बनाया। वे 1 मील ज्यादा आगे तक जाने वाले लोगों का महत्व जानते थे। जब भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था तो वे उसे अपने बिजनेस के अंदरूनी दायरे में ले आते थे और उसे अपनी क्षमता के अनुसार कमाने का अवसर देते थे। चार्ल्स एम श्वाब एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आसान तकनीक का इस्तेमाल करके स्टील किंग की कृपा हासिल की। जब उन्होंने कार्नेगी के साथ काम करना शुरू किया तब वे सामान्य मजदूर थे, लेकिन एक एक पायदान चढ़कर वे शिखर तक पहुंचे और कार्नेगी के दाहिने हाथ बन गए। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ सालों में उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई और उन्हें $10 लाख से ज्यादा का बोनस मिलने लगा। लोग किसी उद्देश्य की वजह से कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत का सबसे प्रबल उद्देश्य यह सच्चाई है कि इस आदत पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत से स्थायी लाभ मिलते हैं और इतने ज्यादा तरीके से मिलते हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक किसी को भी स्थायी सफलता तब तक नहीं मिली है जब तक कि उसने मिलने वाले लाभ से ज्यादा काम नहीं किया। इस आदत को प्रकृति के नियमों में भी देखा जा सकता है। इस आदत के तार्किक होने का सबूत उन लोगों की सफलता में मिल सकता है
जिन्होंने 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डाल ली है। इस सिद्धांत की सफलता कॉमन सेंस और न्याय पर आधारित है। इस सिद्धांत की शक्ति की पुष्टि का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपनी आदत बना लें, तभी आपको इसकी सच्चाई का पूरा एहसास होगा। कुछ सच्चाइयां हम सिर्फ अपने अनुभव से ही सीखते हैं। अमेरिकी नागरिक यह चाहते हैं कि उन्हें अपने देश की प्रचुर दौलत का ज्यादा हिस्सा मिले। यह एक अच्छी इच्छा है। हमारे देश में चारों तरफ दौलत ही दौलत है, लेकिन हमें इसे गलत तरीके से पाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे सही तरीके से हासिल करें, इसे अलग तरीके से हासिल करें। इसे पाने के लिए कोई उपयोगी और मूल्यवान सेवा प्रदान करें। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस ए एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों ने इसी तरह दौलत हासिल की थी। हम सफलता हासिल करने के नियम जानते हैं। आइए हम इन नियमों को आत्मसात करें, उनका समझदारी से इस्तेमाल करके अपनी मनचाही दौलत पाएं और अपने देश की दौलत को बढ़ाएं। कुछ लोग कहेंगे, मुझे जितना पैसा मिल रहा है मैं पहले से ही उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मेरा बॉस इतना स्वार्थी और लोभी है कि वह मेरी सेवा पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम सब जानते हैं कि ऐसे लोभी व्यक्ति भी होते हैं जो कम पैसों के बदले में ज़्यादा सेवा चाहते हैं। स्वार्थी बॉस कुम्हार के हाथों में रखे मिट्टी के टुकड़े की तरह होता है। उसका लोभ ही उसे उस कर्मचारी को पुरस्कार देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो मिलने वाले पारिश्रमिक से ज़्यादा सेवा करता है। लोभी बॉस उस कर्मचारी को नहीं खोना चाहता है जिसने 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत अपना ली है। वह जानता है कि ऐसे कर्मचारी मूल्यवान होते हैं। यह एक ऐसा बटन है जिसे दबाकर लोभी बॉस को पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हर चतुर व्यक्ति इस बटन को दबाने का तरीका जान सकता है। वह ऐसा सेवा की गुणवत्ता या मात्रा को कम करके नहीं, बल्कि उसे बढ़ाकर करता है। जो व्यक्ति अपनी सेवाएं बेचने में माहिर होता है, वह लोभी खरीदार का उतना ही आसानी से लाभ उठा सकता है जितनी आसानी से कोई चतुर महिला अपने मनपसंद पुरुष को प्रभावित कर सकती है। यह प्रभावशाली तकनीक वैसी ही है जिसका इस्तेमाल चतुर महिलाएं पुरुषों को साधने के लिए सदियों से करती आई है। चतुर व्यक्ति यह लक्ष्य बना लेता है कि वह बाकी कर्मचारियों से ज्यादा और बेहतर काम करके लोभी बॉस के लिए अनिवार्य बन जाए। लोभी बॉस ऐसे कर्मचारियों को छोड़ने से पहले अपनी आंखें और दांत निकाल कर दे देगा। इस तरह बॉस या मालिक का लोभी होना उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा साबित होता है जो 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है। हमने कम से कम 100 बार इस तकनीक का प्रयोग देखा है जब कर्मचारियों ने लोभी और शोषक बॉस की कमजोरियों का फायदा उठाया है। हमने एक बार भी इसे असफल होते नहीं देखा है। कई बार लोभी बॉस ने उतनी जल्दी कदम नहीं उठाया जितनी उम्मीद थी। बहरहाल यह उसी की बदकिस्मती साबित हुई, क्योंकि उस कर्मचारी ने किसी दूसरी कंपनी के मालिक का ध्यान आकर्षित कर लिया। नतीजा यह हुआ कि दूसरी कंपनी के मालिक ने उस कर्मचारी को ज्यादा तनख्वाह पर अपने यहां नौकरी दे दी। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत पर अमल करने वाले को किसी तरह से धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर उसे एक जगह सही प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो यह अपने आप किसी दूसरी जगह से मिल जाती है, आमतौर पर तब जब इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। अगर व्यक्ति मिलने वाले पारिश्रमिक से ज्यादा काम करता है तो उसे सफलता हमेशा और हर हाल में मिलती है। जो व्यक्ति 1 मील ज्यादा आगे तक जाता है और सही मानसिक नजरिए के साथ काम करता है, उसे नौकरी की तलाश में नहीं भटकना पड़ता है। उसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि नौकरी खुद ही उसकी तलाश में भटकती रहती है। मंदी आ सकती है या जा सकती है, व्यवसाय अच्छा या बुरा हो सकता है, देश में युद्ध या शांति की स्थिति हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति मिलने वाले पारिश्रमिक से ज्यादा और बेहतर सेवा करता है वह किसी के लिए अनिवार्य बन जाता है और इस तरह बेरोजगारी के खिलाफ अपना बीमा कर लेता है। ऊंची तनख्वाह और अनिवार्यता जुड़वां बहनें हैं। वे हमेशा साथ साथ रही हैं और वे हमेशा साथ साथ रहेंगी। जो व्यक्ति इतना स्मार्ट है कि खुद को अनिवार्य बना ले, उसकी नौकरी कभी नहीं छूटती है और उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है कि लोभी से लोभी श्रमिक नेता भी हैरान रह जाएं। हेनरी फोर्ड अनिवार्यता के महत्व को जानते थे। वे 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के महत्व को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह खुद ही बढ़ा दी।
वे अपने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से बहुत ज़्यादा तनख्वाह देते थे। इस तरह उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसा काम किया जिसके लिए उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। यह एक समझदारी भरा कदम था, क्योंकि इससे उन्हें 25 साल तक श्रमिक आंदोलनों या हड़तालों की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ा। एंड्रयू कार्नेगी भी 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के महत्व को जानते थे। इस नियम की मदद से उन्होंने $500 बिलियन से ज़्यादा दौलत का संग्रह किया। कुछ लोग उन पर लोभी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी उन पर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि वे कर्मचारियों के प्रबंधन में कमजोर थे। उन्होंने अपने लोभ की इस कमजोरी का समझदारीपूर्ण उपयोग किया और अपने कुछ कर्मचारियों को 1 साल में $10 लाख से ज़्यादा बोनस दिया। उनकी नीति यह थी कि वे कर्मचारियों को उनके लिए अनिवार्य बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे कि कर्मचारी अपने पारिश्रमिक से ज़्यादा काम करके अपने बॉस के लिए अनिवार्य बन सकते हैं। उनके सबसे निचले स्तर का मजदूर भी ऐसा कर सकता था। इसके बाद कार्नेगी अपने कर्मचारियों को उनके मूल्य के बराबर या उससे ज़्यादा पारिश्रमिक देते थे, ताकि वे बिजनेस में उनके प्रतिद्वंदी न बन जाएं। हम यह तो नहीं जानते हैं कि पारिश्रमिक से ज़्यादा काम करने के सिद्धांत के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों का अनुसरण करना चाहेंगे। हम उनकी आलोचना करने के बजाय उनका अनुसरण करना चाहेंगे। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत को पहचानकर इन दोनों व्यक्तियों ने अपने देश के लिए कई $बिलियन की संपत्ति उत्पन्न की, लाखों लोगों को रोजगार दिया और खुद भी बहुत अमीर बन गए। हम में से कौन उनसे ज़्यादा अच्छी तरह यह काम कर सकता है? हम में से किसके पास उनसे बेहतर योजना है? नहीं, हम में से ज़्यादातर लोग हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जितने स्मार्ट नहीं है। बहरहाल, हम उनके उदाहरण का अनुसरण नहीं करते हैं और 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत नहीं अपनाते हैं। जब हमसे बिना पारिश्रमिक लिए कोई काम करने को कहा जाता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग अपनी समझदारी दिखाते हुए कहते हैं, मुझे इस काम को करने के पैसे नहीं मिलते हैं। इस तरह हम अपनी प्रगति को सीमित कर लेते हैं और अपना असली रूप दिखा देते हैं। इस स्थिति में जिंदगी के हाशिए पर खड़े होकर हमारे मूल्य को निर्धारित करने वाला महान विश्लेषक समय हमारे माथे पर लिख देता है, मूर्ख। जबकि हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोग आम लोगों की पंक्ति से बाहर निकलते हैं, अपना मूल्य खुद निर्धारित करते हैं और ऐसे कर्मचारी खोजते हैं जिनकी सेवाओं के लिए वे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर बड़े अवसरों की तलाश करते रहते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं कि अवसर उनके सामने अपने आप आ जाएंगे। वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस्मत पर निर्भर रहते हैं। वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका कोई निश्चित लक्ष्य ही नहीं होता है। क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं है, इसलिए उनके पास 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत की प्रेरणा ही नहीं होती है। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि सांसारिक आशा जिस पर लोगों का मन टिका रहता है, राख में बदल जाती है, या फिर यह समृद्ध होती है और रेगिस्तान के धूल भरे चेहरे पर बर्फ की तरह 1 या 2 घंटे रहने के बाद थोड़े ही समय में चली जाती है। उनकी जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वे टब में रखी मछली की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। वे जहां से शुरू करते हैं, हमेशा खाली हाथ और निराश होकर वहीं लौट आते हैं। अमीरी सिर्फ निश्चय द्वारा हासिल की जा सकती है। इसे सिर्फ निश्चित लक्ष्य और निश्चित योजना बनाकर हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा यात्रा शुरू करने के लिए एक निश्चित शुरुआती बिंदु भी चुनना होता है। लेकिन हम यह मानने की गलती न करें कि 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत से सिर्फ भौतिक दौलत ही मिलती है। इस आदत की वजह से व्यक्ति आध्यात्मिक दौलत का भी दोहन कर सकता है और अपनी हर जरूरत के लिए आध्यात्मिक दौलत के स्रोत का लाभ उठा सकता है। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के परिणाम यह होते हैं कि यह न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से लाभकारी होती है, बल्कि यह व्यावसायिक रूप से भी लाभकारी होती है। दरअसल 1 मील ज़्यादा आगे तक जाना आदर्श व्यावसायिक बुद्धिमत्ता है। आइए मैं आपको एक और उदाहरण दूं, जिससे मेरा अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। 1990 के दशक की शुरुआत में कपड़े बनाने वाली कंपनी माल्डेन मिल संकट से उबर रही थी। काफ़ी समय तक लड़खड़ाने के बाद अब यह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी।
इस दौर में कंपनी ने एक अपरिचित पॉलिएस्टर प्रोडक्ट बनाने का जोखिम लिया, जो बाद में आउटडोर वस्त्र उद्योग में लोकप्रिय हुआ। कंपनी ने इस कम वजन वाले गर्म कपड़े पोलर फ्लीस को पोलरटेक नाम से बेचना शुरू किया। यह जल्द ही नॉर्थ फेस, IER और लैंड्स एंड जैसे लोकप्रिय आउटडोर रिटेलर्स का पसंदीदा ब्रांड बन गया। 1955 तक माल्डेन मिल्स की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया और यह $425 मिलियन तक पहुंच गई। इस बिक्री का आधा हिस्सा फ्लीस उत्पादन का था। पोलट्रेक ब्रांड पर जोखिम लेने में कंपनी के प्रेसिडेंट आरोन फ्यूरस्टीन की प्रमुख भूमिका थी, जिन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में कई सालों तक काम किया था। बहरहाल दिसंबर 1955 में फ्यूरस्टीन का सारा किया धरा जलकर राख हो गया। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 3 इमारतें पूरी तरह जल गई। कई कर्मचारी घायल हो गए और 3200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। बहरहाल आरोन फ्यूरस्टीन 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के महत्व को जानते थे। 3 महीने तक फैक्ट्री दोबारा बनाते समय उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह और स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया। फ्यूरिस्टन का दावा था कि कुशल कर्मचारियों को फैक्ट्री में रखना अच्छी व्यावसायिक नीति है। बहरहाल उनके कुछ सहयोगी इसे परोपकार की संज्ञा दे रहे थे। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सीजर एगुलर के अनुसार फ्यूरिस्टन ने कहा था, क्रिसमस के 2 सप्ताह पहले मैं 3200 कर्मचारियों को बेरोजगार नहीं कर सकता हूं। फ्यूरिस्टन ने अपने कर्मचारियों के प्रति जो निष्ठा दिखाई थी, उन्हें उसका प्रतिफल मिला। अगले साल तक लगभग सभी कर्मचारी दोबारा काम पर लौट आए। इसके अलावा इस काम के लिए फ्यूरिस्टन की काफी सराहना हुई। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1996 में स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और उनकी बहुत प्रशंसा की। अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो वह अपने नुकसान को कम करने के लिए कर्मचारियों को निकाल देती और उन्हें तनख्वाह भी नहीं देती। लेकिन आरोन फ्यूरिस्टन 1 मील ज्यादा आगे तक गए और रोल मॉडल बन गए। वे आदर्श नियोक्ता का अनुपम उदाहरण बन गए, जिसकी बदौलत उन्हें अपने कर्मचारियों की निष्ठा तथा समर्पण भी हासिल हुआ। कई कंपनियां 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की अवधारणा को अपनी कंपनी का मिशन या सूत्रवाक्य बना लेती है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस एक ऐसी ही कंपनी है। इस एयरलाइंस के संस्थापक हर्ब केलेहर ने हर काम सही किया है। साउथ वेस्ट की लोकप्रियता का आलम यह है कि इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। इस कंपनी की सफलता का एक प्रमुख कारण इसकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा है। केलेहर खुद मानते हैं, मैं जानता हूं कि यह बात आसान लगती है, लेकिन मैं अपने कर्मचारियों से कहता रहता हूं, सेवा करने के स्वर्णिम नियम का पालन करो। दूसरों की उसी तरह सेवा करो जिस तरह आप अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। मैं अपने कर्मचारियों से कहता हूं, मान लीजिए आप किसी रेस्तरां या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, तो क्या आप उस सेल्समैन या सेल्स गर्ल को पसंद करेंगे जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता हो, जिसे आपकी ज़रूरतों या इच्छाओं की परवाह न हो और जो आपसे इस तरह व्यवहार करे जैसे आप व्यक्ति न होकर वस्तु हों? हर व्यक्ति इस बात का एक ही जवाब देता है, नहीं, हम यह पसंद नहीं करेंगे। तब मैं कहता हूं, तो फिर ठीक है, पाखंड छोड़ दें, बेहतर सेवा करें, वैसी सेवा करें जैसी आप खुद करवाना चाहते हैं। केलेहर की फिलॉसफी से उनकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। साउथ वेस्ट एयरलाइन को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। यही नहीं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट केबल चैनल ने एक रियलिटी शो एयरलाइन बनाया, जिसमें इस एयरलाइन के कर्मचारियों की जिंदगी के एक दिन का चित्रण किया गया। इस शो पर जनता की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहपूर्ण थी। कई ग्राहक तो यह देखकर रोमांचित थे कि जिस कंपनी को वे व्यक्तिगत रूप से इतना पसंद करते थे, उसका इतने अच्छे ढंग से प्रचार किया जा रहा है। स्मार्ट और समझदार लोग आर्थिक लाभ पाने के लिए 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करते हैं और अमीर बन जाते हैं। बहरहाल सचमुच समझदार लोग यह जानते हैं कि इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ दौलत नहीं है, इसके दूसरे लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आजीवन मित्रता, सामंजस्यपूर्ण संबंध, प्रेमपूर्ण परिश्रम, लोगों को समझने की क्षमता, दूसरों के साथ अपनी नियामतें बांटने की इच्छा, जो जिंदगी की बाहर दौलतों की श्रेणी में आते हैं। एडवर्ड कोएट ने इस सच्चाई को पहचाना है और अमीरी की चाबी पा ली है। वे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जीवन बीमा बेचते हैं। जीवन बीमा सेल्समैन के रूप में करियर की